बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, बड़े लंबे अरसे से मैं ख़बरदार करता चला आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, बलूचिस्तान को हुकूक देने की ज़रूरत है। लेकिन बंदूक और डंडे का खेल आज कहाँ पहुँच गया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें कि खुद एतराफ़ किया DGISPR ने कि 4 दिनों में बलूचिस्तान में बहुत तबाही हुई है। बहुत सारे वाक़यात जो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद जितना रिपोर्ट किया गया उसके मुताबिक 42 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो गए, जिनमें पुलिस वालों की अक्सरियत है। और उसके बाद भी वाक़यात लगातार होते चले जा रहे हैं। जो सिविलियंस शहीद हो रहे हैं या उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं वो अलग है। क्रिकेटर्स के ऊपर अटैक किया गया, उन्हें शहीद किया गया। इसमें कुछ लोग जो हैं वो अकलियत से उनका ताल्लुक था। फिर बच्चे जो हैं वो धमाकों के अंदर शहीद हो गए। तो लगातार वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। तो अब मट्टी डालने के लिए मामले के ऊपर, या मामले को दबाने के लिए, या पॉलिटिकल फेवर लेने के लिए वजीर आजम को पहुंचाया गया बलूचिस्तान में। यानी वजीर आजम को, कुछ सियासतदानों को और जो कैबिनेट के लोग हैं उन्हें बलूचिस्तान में पहुंचाया गया। वजीर आला को बिठाया गया, वजीर आजम को बिठाया गया, साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और बाकी लोग बैठे थे। देखें, ये जितने लोग बैठे हैं सारे इर्रेलिवेंट हैं। एक्चुअली बलूचिस्तान का एक एक फैसला वहां मौजूद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। आसिम मुनीर साहब और उनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो सारे के सारे बलूचिस्तान का फैसला करते हैं। सियासतदानों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर सियासतदान बलूचिस्तान का फैसला करते तो आज बलूचिस्तान की यह हालत ना होती। वहां पे जो हुकूमत बिठाई हुई है वो आसिम मुनीर साहब ने अपनी मर्जी से लाके बुकटी को बिठाया फॉर्म 47 देकर। वो तो असली आदमी नहीं है, वो तो नकली आदमी है। इसी तरह शहबाज शरीफ जो है वो 17 सीटों के साथ उसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया। तो इन लोगों को इकट्ठा किया गया ताकि हम दुनिया को बताएं कि ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ना ये कोई जमहूरी फैसला है, ना कोई पॉलिटिकल फैसला है। होना वही है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान में करना है, और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने एक कवर लिया है सियासतदानों को वहां ले जाने के बाद, और जिस आदमी का काम था मोहसिन नकवी, एक ताल्लुकदारी ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि आप सोच नहीं सकते। ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर यह शख्स पंजाब का वजीर आला बना। इसने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। पंजाब की जो रवायात है उनको पामाल करके रख दिया, सत्यानाश कर दिया। पूरी ब्यूरोक्रेसी का, पूरे सिस्टम का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया इसने। इसको ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है क्रिकेट, PCB का चेयरमैन बना दिया इसने। क्रिकेट भी तबाह बर्बाद कर दी, कुछ हमारे पल्ले नहीं छोड़ा। फिर ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर इस शख्स को वजीर दाखिला बना दिया गया। सेनेटर बनाने के बाद इसने पाकिस्तान की दाखिला सूरत हाल ऐसी कर दी है कि आज पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है, और वो आग फैलती फैलती आजाद कश्मीर तक पहुंच गई है। दहशतगर्दी रिकॉर्ड होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, और उसका सद्देबाब करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। और यह शख्स आज भी वजीर दाखिला है। अब यह वजारत खारजा के अंदर मुंह मार रहा है। अब ये जाकर वहां अक़वाम मुत्तहिदा में मीटिंग्स कर रहा है, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो अब वजारत खारजा का भी बेड़ा गर्क होने लगा। यह बात आप लिख कर रख लें कि ताल्लुकदारी की बुनियाद के ऊपर यह बंदा जिस महकमे के अंदर, जिस इदारे के अंदर, जिस शोबे के अंदर गया, उसका इसने बेड़ा गर्क कर दिया। और इसके वहां पे सस्टेन करने के पीछे सिर्फ एक वजह रहती है कि इसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकदारी है, बस, और कुछ भी नहीं है। अब बलूचिस्तान के हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। जब वजीर आजम वहां पे पहुंचा तो तोहफा पता क्या मिला वजीर आजम को? चागी शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। बाकायदा मनाजिर मौजूद है, वीडियोज मौजूद है, तस्वीर मौजूद है। मैं ये देख रहा था अभी सारा। चागी शहर के अंदर BLA के लोग आते हैं। अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हनूद, फितनतुल शैतान, आप जो मर्जी नाम देते रहे उनको। भाई BLA है वो शहर के अंदर आ गई, और उन्होंने आकर पूरे शहर पे कंट्रोल कर लिया। बैंक उनके कंट्रोल में चले गए, पुलिस उनके कंट्रोल में चली गई, सरकारी महकमे इदारे सारे उनके कंट्रोल में चले गए, और वो वहां पे दंदनाते रहे। थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर तक के लिए। और उन्होंने कंट्रोल कर लिया सारा का सारा चागी शहर। ये जरा देख लें आप, हुआ क्या। सैकड़ों की तादाद में मुसल्लह अफराद ने चागी शहर में दाखिल होकर पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। सरकारी दफातर, बैंक, पुलिस थानों पर मुसल्लह अफराद ने कंट्रोल कर दिया। तहसील चागी में मुसल्लह अफराद का पुलिस थाने पर हमला भी हुआ। मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाने को नजर आतिश कर दिया और एम्बुलेंस अपने साथ लेकर चले गए। थाने में मौजूद रिकॉर्ड और सरकारी गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुसल्लह अफराद की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की गई, और आने जाने वालों को चेक भी करते रहे, स्नैप चेकिंग। यह है नाजरीन चागी की सूरत हाल।
वजीर आजम को ले जाके कोयटा के एक बंद कमरे में बिठा दिया कि जनाब जो हमने गंद मारा है ना, उसके ऊपर जरा आप सियासी लेपापोती कर दें, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चागी वो जगह है, हमें इसलिए याद है कि यहां पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके चागी के पहाड़ों में पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि अब हम एक एटमी कुव्वत है, और उसी चागी पे आज दहशतगर्द कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कब्जे में आप जो मर्जी करें, यहां लटक जाए, उल्टा लटक जाए, कुछ भी करें, वह उनके कंट्रोल में गया। और वो अपनी मनमानी करने के बाद वहां से वापस गए और कोई उन्हें रोकने के काबिल नहीं था, किसी ने उनके सामने मुजामत नहीं की। यह है नाजरीन सूरत-ए-हाल। अब वो कहता था एक SHO की मार है। आसिम मुनीर साहब का जो ताल्लुकदार है मोहसिन नकवी, वो उनका अजीज है, वो कहता है जी एक SHO की मार है दहशतगर्द। वजीर आजम भी आपने वहां पहुंचा दिया, आर्मी चीफ भी आपने वहां पहुंचा दिया, और आज ही के दिन में चागी शहर के ऊपर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे, उनका वहां पे कंट्रोल था। कितनी अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कुछ इंकशाफात किए। एक तो सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया कौमी असम्बली की सीट से, और ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपनी सारी मुराहत और तनख्वाहें वापस की उन्होंने। ये कुछ 78,92,725 रुपए का चेक लिखकर उन्होंने हवाले किया वहां पे असेंबली में कि जनाब ये आप पैसा वापस ले लें, और मैं अब इस असेंबली का रुकन नहीं हूं। उन्होंने इनकार कर दिया। तो नाजरीन हालात यहां तक पहुंच गए हैं। पहले अख्तर मेंगल साहब की आप बात सुने। अख्तर मेंगल साहब ने 2 स्टेटमेंट दिए, और दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एक तो उन्होंने इंकशाफ किया कि बलूचिस्तान के हर शहर में डेथ स्क्वाड बना दिए गए हैं, जिनको बाकायदा सरकारी असलहा और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ियां फराम की जाती हैं। इन गाड़ियों पर डेथ स्क्वाड पाकिस्तान का झंडा लगाकर कार्रवाइयां करते हैं। क्या असेंबली में इस डेथ स्क्वाड के बारे में आज तक किसी ने बात की है? ये अख्तर मेंगल साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी खिताब किया था, ये भी बात की थी। इन्होंने एक वाकया सुनाया, मैंने वो वाकया सुना, मेरा दिल हिल गया। मैं बहुत परेशान हो गया था कि इस किस्म का जुल्म हुआ है बलूचिस्तान में। वक्त कम है, लेकिन इसके बावजूद ये वाकया आपको सुनना चाहिए, और जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि दहशतगर्द बनते कैसे हैं और उनकी तादाद बढ़ती कैसे है। अख्तर मेंगल साहब बताते हैं कि खुजदार का इलाका है जहरी, वहां पे सरदार नसीर हैं, वो बहुत बड़े सरदार हैं वहां के। उनके घर पे सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं। आने की वजह यह है कि करीब ही उनके ऊपर एक अटैक होता है, और वो वहां से चलते हुए सरदार साहब के घर तक आ जाते हैं। अब आगे की कहानी जरा आप उनके मुंह से सुने कि उनके साथ हुआ क्या। चहलकदमी करते हुए सरदार नसीर के घर के सामने आते हैं, आवाज देते हैं, उसको वो बाहर निकलता है। 70+ उसकी एज है। रिसेंटली ही इज गॉन थ्रू अ बाईपास, हार्ट बाईपास जिसका हुआ है। एक पांव उसका फ्रैक्चर है। वो घर से अपने 3 बेटों के साथ बाहर निकलता है, तो मेजर साहब कहते हैं, गलीज अल्फाज में उसको बुरा भला कहते हैं, और इशारा करते हैं कि यही दहशतगर्द है। और सिपाही जो कूद पड़ते हैं उस पर गले से पकड़ के उसको घसीटते हुए उस बुजुर्ग को उसके सर पे कुंदाख मारते हैं, बट मारते हैं। अरे कोई गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा खामोश तो नहीं बैठा होगा वहां। कोई भी हो, मैं नहीं कहता कोई बलोच, चाहे वो सिंधी हो, चाहे पश्तून हो, चाहे पंजाबी हो, सराइकी हो, कश्मीरी हो, क्या आप में से कोई ये बर्दाश्त करेगा कि आपके वालिद बुजुर्ग आपके सामने उसको बेइज्जती की जाए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? वो बेटा जज्बाती होता है तो उस मेजर के गिरेबान में पकड़ता है, फायर करते हैं, बाप के सामने बेटे को शहीद करते हैं, उसकी लाश को घसीटते हुए गाड़ी में डालते हैं, उसके ज़ईफ वालिद को जो है गाड़ी में डालते हैं, उसके 2 दूसरे भाई वो और ले जाके स्कूल में इनको बंद करते हैं। गांव के लोगों को पता चलता है, वो इकट्ठे होते हैं कि जी ये क्या जाती कर रहे हैं आप। उन पे मोटर फेंक दिए जाते हैं जिसमें खवातीन जख्मी होती हैं। लाश भी ले जाते हैं, उस सरदार को भी ले जाते हैं। बहुत कोशिश के बाद रात को सरदार को छोड़ देते हैं, और सुबह उसको इतला करते हैं कि आओ अपने बेटी की लाश ले जाओ। ये फलस्तीन में सुना होगा ना, कश्मीर में सुना होगा, लेकिन बलूचिस्तान में आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। और दूसरे दिन जब लोग जाते हैं लाश वसूल करने से, उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं रिटन कि आप लिख के दें कि ये दहशतगर्द था, इस कंडीशन में उसकी लाश दीजिए। अब उस गांव के लोग जो उस सरदार को अपना सरदार समझते हैं, वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे आने वाले दिनों में? ये मैंने एक आपको सरदार की बात बता। अब आप अंदाजा करें कि कैसा जुल्म है कि बाप को कहते हैं दहशतगर्द है, और उसे फौजी मारते हैं, उसका जवान बेटा जाके गिरबान पकड़ता है, उसको गोली मार के कत्ल कर देते हैं, और उसकी लाश उठा के ले जाते हैं, बाप को भी उठाकर ले जाते हैं। बाद में लाश इस शर्त के साथ वापस करते हैं कि तुम लोग लिख कर दो कि यह आदमी दहशतगर्द है जिसको हमने मारा है। सरदार अख्तर जान मेंगल ने यह भी बताया
कि लगभग 1 लाख नौजवान मुबैना तौर पे पहाड़ों पे चढ़ गए बलूचिस्तान में। इनके हाथों में कलम की बजाय हथियार आ गए। अब रियासत किस तरफ जाएगी? और यह रियासती फैसलों के नतीजे में हो रहा है, उनकी हरकतों के नतीजे में हो रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जो पुलिस वाले शहीद हुए, 30 के करीब पुलिस वालों की लाशें आई हैं। और ये लाशें कैसी आई, जरा ये भी आप देख लीजिए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि लाशें जिस तरीके से बरामद हुई, जो कुछ उनके साथ किया गया, यहां मेरे पास से एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि मैं खुद हिल गया कि ये क्या हुआ। यानी इन लाशों को उठाने के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं गई। लोग बताते रहे सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जनाब वहां पे लाशें पड़ी हुई हैं, जाकर वहां से लाशें उठा लें, लेकिन लाशें उठाने के लिए जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फिर लवाहिकीन ने क्या किया, अपनी मदद आप के तहत किराए पे गाड़ियां हासिल की। उन गाड़ियों को लेकर लवाहिकीन गए लाशें उठाने के लिए और वहां से लाशें उठाकर लाके अस्पताल में रखी। अब अस्पताल के अंदर से लाशें लेने के लिए आ गए जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। यानी जहां पहाड़ों में लाशें पड़ी हुई थी, जो इतला आती है कि जनाब आपके जो पुलिस वाले अगवा कर लिए गए थे, जिन्हें मगवी बना लिया गया था, उनकी लाशें पहाड़ों में पड़ी हुई हैं, जाकर आप वो लाशें उठा लें। लेकिन लाशें उठाने के लिए कोई नहीं जा रहा था। अब 21 पुलिस एहलकारों की लाशें पहाड़ों से बरामद हुई। मजबूरी तौर पर कल से अब तक 30 पुलिस एहलकारों को जियारत में अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। उनकी लाशें पहाड़ों पर पड़ी हुई थी, यह बाकायदा इंफॉर्मेशन है। और सिक्योरिटी फोर्सेस जाके वो लाशें उठाने से कतरा रही थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत गाड़ियां ली, मजदूर लिए और जाकर लाशें उठाकर लाए। अब जनाब वो कहते हैं जी लाशें आप हमारे हवाले कर दें ताकि हम वहां पे इज्तिमाई नमाज जनाजा करके एक बहुत बड़ा वो कर लें, अपनी हमारी कवरेज ववरेज हो जाए। यानी इनको लाशें भी चाहिए सियासत के लिए, इनको लाशें भी चाहिए अपने फायदे के लिए। लोग वो लाशें रख के सड़कों पर बैठ गए एहतजाज करने के लिए। लोग अब बात मानते ही नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से बेचारे लाशें उठाकर लाए। अब वो वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। जो लवाहिकीन है उन्होंने भी धरना दे दिया है। जो पुलिस वालों के लवाहिकीन है, जो पुलिस वाले लड़ते हुए शहीद हुए, उनका मुतालबा सादा सा है। उन्होंने कहा यार हमारे साथ नहीं मिलके लड़ना, ना मिलके लड़ो, हमें हथियार तो दे दो, हमें वसाइल तो दे दो, हमें कम से कम इख्तियार तो दे दो कि हम खुद लड़ पाए। वो कह रहे हैं जी हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं, हम शानदार मुकाबला कर रहे हैं, हम इनसे लड़ रहे हैं, 5 घंटे हो गए हैं और हथियार नहीं पहुंच रहे, उन तक ताजा कुमक नहीं पहुंच रही। चले फौज उनकी मदद के लिए नहीं आई, एफसी उनकी मदद के लिए अगर नहीं आई मौके पे, तो कम से कम उन्हें हथियार तो पहुंचाए जा सकते थे। लेकिन क्या करें, हथियार तो प्राइवेट मलेशियाज के पास है, हथियार तो उन जत्थों के पास है जिनके जरिए से स्मगलिंग की जाती है, उन जत्थों के पास है जिनके जरिए से बाकायदा मंशियात का कारोबार किया जाता है। बलूचिस्तान तो पैसा कमाने की मशीन है। अंधाधुंध बलूचिस्तान में पैसा बनाया जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब पैसा बना रहे हैं बलूचिस्तान में। DGISPR ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि दुश्मन से बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पहले तो DGISPR साहब बताएं कि बलूचिस्तान तरक्की कर कहां पे रहा है। पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पसमानदा इलाके किस सूबे में? बलूचिस्तान में। जिन जगहों पे हमले हो रहे हैं वो इलाके तरक्की याफ्ता है या पसमानदा? इंतहाई पसमानदा है। तो पसमानदा तरीन इलाकों में होने वाली कार्रवाइयों को DGISPR ये कैसे कह सकते हैं कि दुश्मन से पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही? भाई तरक्की तो आप सारी DHA में कर रहे हैं, तरक्की तो सारी हो रही है PIA की प्राइवेटाइजेशन में, तरक्की तो सारी हो रही है एयरपोर्टों की फरोख्त के अंदर, तरक्की तो सारी हो रही है उन जगहों पे जहां पे बड़े बड़े रकबे लिए हुए हैं बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने, और वहां पे पानी की नहरें ले जाई जा रही हैं। सिंध का पानी जो है वो बेच दिया गया, रेगिस्तानों में पहुंचा दिया गया। और अब पीपल्स पार्टी कहती है जनाब कि हम मरसू सिंध ना देसूं, और उसके ऊपर कह रहे हैं जी हम सिंध के पानी के लिए तहरीक चलाने वाले हैं। आसिफ अली जरदारी ने 6 नहरों के मामले में सिंध का पानी बेच दिया था। सिंध का हारी जो है वो ये बात अच्छी तरह अपने पल्ले बांध ले कि जरदारी ने अपने बेटे की इक्तदार के लिए और अपनी सदारत के लिए सिंध का पानी बेच दिया था। अब आप उल्टे लटक जाए, सीधे लटक जाए, जो मर्जी आप करें, पानी तो सिंध का इन्होंने बेच दिया और वो अब रेगिस्तानों में ही जाएगा। नहरें मुकम्मल होंगी और रेगिस्तान सैराब होंगे, जबकि सिंध का हारी पानी के लिए तरसेगा और बाकी पानी आपका भारत रोक रहा है, और उससे पानी छुड़ाने का आपके पास अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है, ना कोई संजीदगी दिखाई देती है। तो नाज़रीन, पुलिस के लवाहिकीन यानी जो पुलिस वाले शहीद हुए उनकी लाशें सड़कों पर रख के बैठे हुए हैं। यह पहली दफा हो रहा है और यह इंफॉर्मेशन आ रही है कि पुलिस वाले ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं कि यार हम बुज़दिल नहीं है, हमें ड्यूटी करनी है तो कम से कम हमें सहूलत तो दो ड्यूटी करने के लिए। वहां से मादनियात उठाकर ले जाते हैं बलूचिस्तान से, तेल की स्मगलिंग वहां से चल रही है, मंशियात की स्मगलिंग और कारोबार वहां पे चल रहा है। सारे लोग मुनाफा बना रहे हैं और बर कौन रहा है? मकामी बलूच, चाहे वो पश्तून है चाहे वो बलूच है।
उसका कत्लेआम हो रहा है वहां पे, और इक्तदार के ऊपर बिठा दिए जाली लोग, जैसे हमेशा से बिठाए जाते हैं। मौलाना इसहाक का मैं एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो गया आजकल, और मैं वो सुन रहा था, बहुत सारी जगहों पे लोग लिख रहे हैं मौलाना मोहम्मद इसहाक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा जी शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुर्म ज़बरदस्ती हुकूमत पर कब्जा करना है। ये इतना बड़ा जुर्म है जो पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुक्मरानों के साथ मिलकर कर लिया। तो चले, इन्होंने ये जुर्म किया है ना, तो ये सज़ा भी भुगतेंगे, इस दुनिया में भी भुगतेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इनसे जवाब मांगेंगे। देखिए आज फातिमा जिन्ना का, हमारी मादरे मिलत हैं, कौम की माँ फातिमा जिन्ना, आज उनका यौम वफ़ात है। किन हालात में वो दुनिया से गई। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें कत्ल कर दिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया था। फातिमा जिन्ना को भी एक जर्नैल ने अपने ज़ाती इक़्तिदार, मफाद और फ़ायदे के लिए मुल्क का गद्दार करार दिया था। जनरल अयूब ने कहा था कि फातिमा जिन्ना पाकिस्तान की गद्दार है। ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं, ये आजकल उनकी जमात के बड़े ठेकेदार बने हुए हैं। ये लोग एक कुतिया के गले में लालटेन डाल के फिराते थे और ये कहते थे कि जनाब ये जो है ना फातिमा जिन्ना है, क्योंकि लालटेन फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान था। बाद में जब फातिमा जिन्ना इस दुनिया से चली गई तो बाद वाले जर्नैलों को अपने ज़ाती मफाद के लिए याद आया कि ये तो मादरे मिल्लत थी, फिर उनका नाम मादरे मिल्लत रख दिया गया। यानी पहले उन्हें गद्दार करार दिया गया, उनकी जिंदगी में उन पर तशद्दुद किया गया, ज़हनी टॉर्चर किया गया, उन्हें गद्दार करार दिया गया, उनकी तौहीन की गई, और जब वो दुनिया से चली गई तो बाद में आने वाले जर्नैलों ने कहा ये मादरे मिल्लत है। तो अपने फायदे के लिए ना इन्होंने कल को इमरान खान को भी कोई बहुत बड़ा लकब दे देना है। आने वाले जर्नैलों ने, आज वाले जर्नैल तो इमरान खान को गद्दार करार दे रहे हैं, मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वो हार नहीं मानता इनसे। और आने वाले जर्नैल याद रखिएगा, वो अपने मफाद के लिए ना उस वक्त जो उनका मफाद होगा वो कहेंगे जी इमरान खान जी बड़ा नेशन का ये था वो था, वो बहुत बड़े बड़े अलकाबात दे देंगे। जिसे मोहसिन पाकिस्तान कहा गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसको इन्होंने ऐसा निशाने इबरत बनाया कि वो कहता था यार मुझे दुख है कि मैंने इनके लिए काम क्यों किया। जर्नैलों ने ही किया उसके साथ भी, परवेज मुशर्रफ ने और उसके साथ जो दूसरे जर्नैल थे उन्होंने मिलकर ये घटिया खेल खेला था। तो घटिया खेल तो नाजरीन ये खेल रहे हैं और कई दहाइयों से खेल रहे हैं। कश्मीर की सूरत हाल देखें ना, अब वो कितनी खराब हो गई। वहां पे जो बंदा भी वोट मांगने जाता है अवाम उसकी धुलाई कर देती है। ये एक नहीं कई वाकयात हो चुके हैं, कई जगह पे लोग जाते हैं, अभी बचत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आपको चीजें नजर आएंगी। वोट मांगने नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले जाते हैं, लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। पिछले दिनों अंडा मारा उन्होंने एक आदमी को, जो सबसे तगड़ा आदमी बना फिरता है वहां पे। लोग बहुत गुस्से में हैं, वो धुलाई कर रहे हैं, वो भगा देते हैं कि वोट मांगने आए हो बेशर्मो, हमारे नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और ये कश्मीरियों की तहरीक है। ये जो लोग कहते हैं ना चंद शर पसंद थोड़े से लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी कूनी आप किसी और को सुनाए जाके। हर कश्मीरी इसके साथ खड़ा है। उसकी सबसे बड़ी गवाही ये है कि यहां बरतानिया में इतना बड़ा मुजाहरा तारीख में कभी नहीं किया कश्मीरियों ने, भारत के खिलाफ नहीं किया जितना बड़ा मुजाहरा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया पॉलिसियों के खिलाफ उन्होंने किया। तो इसका मतलब यह है कि सारे कश्मीरी तो उधर खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। नाज़रीन कुछ और खबरें हैं, मैं आपको अपने अगले वीलॉग में वो खबरें दूंगा, क्योंकि इस वीलॉग में तो सारा बलूचिस्तान डिस्कस हो गया और कुछ कश्मीर की थोड़ी बहुत चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बताऊं कि अहमद फरहाद और रज़ी ताहिर, इन दोनों के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। रज़ी ताहिर साहब को एक मरतबा फिर ज़मानत नहीं मिली, इनके साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। लगातार बार बार उनको जो है वो रिमांड पे कभी दे दिया जाता है, कभी जुडिशल कर दिया जाता है, और अब पीर वाले दिन दोबारा दिया गया कि मंडे को दोबारा अदालत लगेगी, मजीद दलाइल होंगे। भाई ऐसा क्या कर दिया उसने? कोई एटम बम का फार्मूला लेकर चोरी कर दिया उसने? एक जर्नलिस्ट है, वो एक खबर देता है, आपको खबर पसंद नहीं है तो भी इसमें उसका क्या कसूर है? अरशद शरीफ ने कहा था ना कि आपको आईना दिखाते हैं हम, अगर आपको आईने में अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो अपनी शक्ल ठीक करें। आप आईने को क्यों तोड़ते हैं? आप हमसे क्यों लड़ते हैं? इसी तरह अहमद फरहाद से पूरा जोर लगा रहा है निजाम, वहां पे बैठ गए, जनाब एक वीडियो बना दो, एक वीडियो बनाओ जिसमें आप ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बुरा भला कहो और इन सारी चीजों को गलत करार दो तहरीक को। लेकिन अहमद फरहाद ऐसा नहीं कर रहा, उस पर बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। आप सोच नहीं सकते ये किस तरह दबाव डालते हैं और कितना दबाव डालते हैं, आपकी फैमिलीज तक को वल्नरेबल कर देते हैं। बहुत तकलीफ होती है उस वक्त, मैं इसको समझता हूं। तो अहमद फरहाद साहब के लिए और रज़ी ताहिर साहब के लिए आवाज उठाइए। मैंने फातिमा जिन्ना का जिक्र किया ना, तो जाते जाते मैं बताऊं आज भी जर्नैल वही खेल खेल रहे हैं। आज भी यास्मीन राशिद
जो एक माँ की तरह वो जेल में बंद है। आलिया हमजा, उन्होंने एक बड़ा शानदार जो है वो थप्पड़ भेजा जेल से मरियम नवाज के गाल पे। वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि आलिया हमजा ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया मरियम नवाज को। नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।